नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी खबर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो बारिश का कहर जारी है उससे मुताल्लिक़ है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से इन दोनों तेलुगु रियासतों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। और जो खबर हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो ये है कि इस शदीद बारिश में, सैलाबी बारिश में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तकरीबन 27 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। इस सिलसिले में जो इतलात हम तक आ रही हैं उसमें बताया गया है कि तेलंगाना में 15 और आंध्र प्रदेश में 12 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। और अभी अभी ये भी इतला मिली है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्राबाबू नायडू से बातचीत की और उन्हें मुमकिन ताउन का तयख़ुन भी दिया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक बारिश का सवाल है, आपने देखा कि अब सारी रियासत तो दूर की बात है, ख़ुद रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में तालीमी इदारों को तातील दे दी गई है, छुट्टी दे दी गई है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना सके। वैसे भी बल्दिया GHMC की जो टीम्स है और हंगामी हालात से निपटने वाली वो टीमें हैं वो भी सरगर्म हो गई हैं और मुख्तलिफ मकामात पर उन्हें राहत कारी और बचाव कार्य के काम करते हुए देखा गया है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक हालिया मानसून का सवाल है तो आपको बता दूं कि हालिया मानसून में हैदराबाद में जहाँ तक बारिश का सवाल है तकरीबन 761.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि जो नॉर्मल बारिश होती है वो 581.5 मिलीमीटर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31% बारिश इस मानसून में ज़्यादा हुई है। वैसे भी जहाँ तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का सवाल है, इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि इन दोनों रियासतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, एक तो जानी नुकसान और दूसरा माली नुकसान। और इस सिलसिले में खुद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह पर जोर दिया है कि वो इन हालात में, जबकि रियासत को शदीद बारिश के नतीजे में बहुत ज़्यादा जानी व माली नुकसान पहुंचा है, ऐसे में इसे कौमी आफात समावी करार दे। अगर कौमी आफात समावी करार दिया जाता है तो रियासत की भरपूर मदद किए जाने की राहें हमवार हो सकती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक अगर आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में ये कहा जाता है कि 26 NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं और वहाँ ये बताया गया है कि 12 अमवात हुई हैं। जबकि यहाँ अगर आप देखेंगे कि तेलंगाना में भी हालात ठीक नहीं है और ख़ास तौर पर GHMC के हदूद में कमिश्नर बल्दिया ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर आप ज़रूरत है, बहुत ही अशद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बाहर निकलें, वरना अपने घरों में बैठे रहें, क्योंकि यहाँ पर भी ये येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले रेड अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन एक 24 घंटों के दौरान बारिश की जो शिद्दत है उसमें कुछ कमी आई है। और ये भी कहा जाता है कि दोनों रियासतों यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 100 से ज़ायद ट्रेनें मनसूख की गई हैं। और आपको ये बता दें कि 4 ट्रेनों के बारे में कहा गया है कि उनकी जुज़वी मनसूखी अमल में लाई गई है और 54 यानी 54 ट्रेन का रुख मोड़ दिया गया है। दोनों रियासतों में आबी ज़खायर भी पूरी तरह मुकम्मल हो गए हैं, पुर हो गए हैं, और जिससे पानी का बहाव बढ़ गया है और पानी के यानी उबल पड़ने के नतीजे में आवाम को काफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। और ये भी कहा जा रहा है कि विजयवाड़ा में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और वहाँ कई नुकसानात भी हुए हैं, कई गाड़ियाँ और मकानात ज़ेर आब आ गए हैं और गुंटूर भी शदीद मुतासिरा शहरों में शामिल हो गया है। इसके अलावा नाज़रीन, आपको बता दूं कि विजयवाड़ा का एक इलाका है जग्गायापेट, वहाँ जग्गायापेट में विजयवाड़ा हैदराबाद नेशनल हाईवे पूरी तरह पानी में डूब गई है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बारिश किस कदर यानी तबाही मचा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि मूसा नदी भी अब भर चुकी है, भर कर उबल पड़ी है। वैसे नाज़रीन, जहाँ तक शदीद बारिश का सवाल है, ये कहा जा रहा है कि हैदराबाद में खैरताबाद में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है 683.3 मिलीमीटर। जबकि रियासत के मुख्तलिफ अजला में अगर बारिश का जायज़ा लेंगे तो पता चलता है कि रियासत के आदिलाबाद, निज़ामाबाद, राजेंद्र सिरसिल्ला और यदादरी, भोनगिर, बखाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी और महबूब नगर में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान ये भी इत्तला मिली है कि चीफ मिनिस्टर ने एक हंगामी इजलास तलब किया अहदेदारों का, कलेक्टरान का, और हिदायत दी है कि आवाम की मदद में वो कोई कसर बाकी ना रखें। और उन्होंने इस इजलास के बाद ये भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को चाहिए कि इन दोनों रियासतों में जो बारिश हुई है उन्हें कौमी आफत समावी करार दें। तो बहरहाल इस तरह की इत्तलात हमारे पास आ रही हैं और उम्मीद है कि अब
کوئی یعنی اقدامات کرنے سے حکومت گریز نہیں کرے گی۔ اور یہ بھی اطلاع ہے کہ حیدرآباد میں جو بارش ہوئی ہے 553.9 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ مانسون میں جو نارمل بارش ہوتی ہے حیدرآباد میں وہ 466.9 ملی میٹر ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیدرآباد میں حالیہ بارش تقریباً 23% زیادہ ہوئی ہے۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں، جہاں تک جی ایچ ایم سی کا سوال ہے، جی ایچ ایم سی میں کمشنر جی ایچ ایم سی امراپالی کاٹا نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موسی ریور یعنی موسیٰ ندی پوری طرح بھر گئی ہے اور ابل رہی ہے۔ ناظرین آپ نے حالیہ عرصے کے دوران دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں بلڈوزر ماما اور بلڈوزر بابا کے کافی چرچے ہیں، یہاں تک کہ بلڈوزر کو ایسا لگتا ہے کہ آپسی مخاصمت یا پھر فرقہ وارانہ انداز میں استعمال کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف کئی ایک اپیلیں دائر کی گئی ہیں، درخواستیں داخل کی گئی تھی اور آج اس کی سماعت بھی ہے۔ لیکن آپ کو بتاتے ہیں اس کا پس منظر بلڈوزر کا، کیونکہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں میں بلڈوزر کا بیجا اور غیر قانونی استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس لیے آپ کو بتاتے ہیں اس لیے غیر قانونی اور بیجا استعمال اسے کہا جا سکتا ہے کیونکہ بلڈوزر صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے دانشوروں نے، سماجی جہدکاروں نے، سیاسی قائدین نے، یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں گے کانگریس کے جو نوجوان رکن پارلیمنٹ جو وائناڈ کی نمائندگی کرتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں راہل گاندھی کی، راہل گاندھی سے لے کر پرینکا گاندھی نے بھی واضح طور پر کہا کہ بلڈوزر کے ذریعے بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں میں صرف اور صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے مکانات کو منہدم کیا جا رہا ہے، انہیں معاشی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ مسلم دشمنی میں کیا جا رہا ہے۔ ان تمام قائدین نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن اب یہ بہت اچھی بات ہے، اور خاص طور پر ہم سلام کرتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ سپریم کورٹ نے آج اس کیس کی سماعت کے دوران شدید تنقید کی بلڈوزر جسٹس پر۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ بلڈوزر جسٹس اسرائیل سے شروع ہوتا ہے اور پھر اتر پردیش میں وہ شدت اختیار کرتا ہے، ہندوستان کے مختلف مقامات پر خاص کر آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی کی زیر اقتدار ریاستوں میں بلڈوزر جسٹس کیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ بلڈوزر کا سب سے پہلے ناجائز اور غیر قانونی بلکہ حرام استعمال اگر کہیں کیا گیا ہے تو وہ اسرائیل نے کیا، اور فلسطینیوں کے خلاف کیا، ان کے مکانات کو منہدم کرنے کے لیے، ان کی آبادیوں کو مسمار کرنے کے لیے، ان کے بلند و تاریخی آثار کو زمین دوز کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہندوستان میں اس کا استعمال ہوا ہے، اور یہ کیوں ہوا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ صرف اور صرف مسلم دشمنی کے لیے ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تمام مسلم تنظیمیں کہتی ہیں، غیر سرکاری تنظیمیں کہتی ہیں، حقوق انسانی کے جہدکار کہتے ہیں، اور اب تو سپریم کورٹ نے بھی اشاروں میں یہ کہہ دیا ہے کہ اس طرح کا بلڈوزر جسٹس برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بلڈوزر جسٹس کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف ایک مخصوص مذہب کے ماننے والے یہاں پر باضابطہ اور کھلے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ بلڈوزر استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ راجستھان میں کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے ایک سوامی، اور ایک وہ بدبخت اسے گرفتار کرنے کی بجائے آج تک اسے گرفتار نہیں کیا گیا، آج تک اس کا گھر مسمار نہیں کیا گیا، حالانکہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر اس سلسلے میں رہنمائانہ خطوط ریاستی حکومتوں کو اور مرکزی حکومتیں اور مرکزی وزارت داخلہ کو یعنی پیش کی ہیں، اور کہا ہے کہ جو بھی اشتعال انگیز تقریر کرتا ہے، خطاب کرتا ہے یا اشتعال انگیزی کرتا ہے تو اس کے خلاف فوری کارروائی کی جانی چاہیے۔ لیکن راجستھان میں ایک بدبخت اور ملعون سوامی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کا گھر مسمار کرنے کی بجائے، اس کے گھر پر بلڈوزر چلانے کی بجائے ان لوگوں کے گھر پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے جو اس بارے میں احتجاج کرتے ہوئے اس بدبخت کو، اس ملعون کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح تعصب و جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، کس طرح امتیاز بڑھتا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آپ مدھیہ پردیش میں ایک قبائلی کے چہرے پر ایک اعلیٰ ذات کا جو بی جے پی ورکر ہے، وہ بی جے پی ایم ایل اے کا قریبی ساتھی بتایا جاتا ہے، اس نے پیشاب کر دیا تھا، لیکن اس کے گھر پر بلڈوزر چلانے کی بجائے اس کے گھر کے احاطے کی دیواروں کو
गिराया गया। तो शर्म की बात यह है कि मुसलमान का तमाम घर मुनहदिम कर दिया जाता है, लेकिन संगीन से संगीन जुर्म करने पर भी किसी बीजेपी वर्कर या फिर नाम नेहात खुद साख्ता मलऊन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। तो बहरहाल आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एक बार साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान को बचाने की जरूरत है फिरका परस्त दरिंदों से, फिरका परस्त ताकतों से और बुलडोजर जस्टिस से। क्योंकि बुलडोजर जस्टिस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक मजहब के मानने वालों को निशाना बनाने का मतलब यही है कि आप उनके साथ तासुब बरत रहे हैं, आप उसके साथ जानिबदारी इख्तियार कर रहे हैं और आप उनके साथ इम्तियाज बरत रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी ये भी किया है कि किस तरह एक मकान को सिर्फ इसलिए मुनहदिम किया जा सकता है कि ये एक मुल्जिम का घर है, यहाँ तक कि किसी जुर्म में उसे खाती करार दिया भी जाए तब भी आप उसका मकान नहीं तोड़ सकते। ये गैर कानूनी है, नाजायज़ है, गैर दस्तूरी है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो रूलिंग दी है मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी रूलिंग है और ख़ास तौर पर ये बुलडोज़र बाबा और बुलडोज़र मामा को और बीजेपी के ज़र इख्तिदार रियासतों के उन चीफ मिनिस्टरों को ये रूलिंग अच्छी तरह अपनी जहन में बिठा लेने चाहिए, क्योंकि वो गैर कानूनी हरकत से बाज आ सकते हैं। वरना अगर सुप्रीम कोर्ट भी खामोश रहेगी तो ये जो फिरका परस्त दरिंदे हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के मकानात को नहीं बल्कि हिंदुस्तान की अजमत को, हिंदुस्तान के वक़ार को भी मुनहदिम कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक मुहिब वतन हिंदुस्तानियों का सवाल है, इस तरह के दरिंदों को, हिंदुस्तान के वक़ार को, हिंदुस्तान की अजमत को, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को, उसकी जमहूरियत को मुनहदिम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि इस मुकदमे में मुल्क के मुमताज़ एडवोकेट दुष्यंत दावे दरख्वास्त गुजारों की पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने दरख्वास्त गुजारों की जानिब से पेश करते हुए अदालत से दरख्वास्त की कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हमारे मुल्क में बुलडोज़र जस्टिस का खात्मा हो जाए, क्योंकि बुलडोज़र जस्टिस के ज़रिए इनजस्टिस का मुजाहरा किया जा रहा है। तब आपको बता दूं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने एतराफ़ किया, तुषार मेहता ने किसी मुल्जिम होने पर उसका मकान मुनहदिम नहीं किया जा सकता, जबकि आप देखेंगे कि कई बरसों से ये सिलसिला चला आ रहा है। हाँ, अगर गैर कानूनी तौर पर मकान तामीर किया गया है तो उसे गिराया जा सकता है। तब अंदाज़ा कीजिए अगर कोई जुर्म करता है और उसका मकान गिरा देते हैं तो अगर ऐसा होता, हकीकत में इंसाफ होता, तो बीजेपी के कई कायदीन, वर्करों और MLAs, MPs के मकानात कभी के मुनहदिम किए जा सकते थे। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ बुलडोज़र जस्टिस के जरिए जिस तरह की नाइंसाफ़ी की जा रही है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, अब तमाम मुस्लिम तंजीमें भी उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। और यकीन मानिए कि अगर कोई जुल्म सहता है तो ये वो एक तरह से जालिम की मदद कर रहा है। इसलिए कब तक आप जुल्म सहेंगे? अब इसके सिलसिले में सबसे बेहतरीन मिसाल हौसले की, बहादुरी की, शुजाअत की हमारे सिख भाई हैं जो कभी किसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ खामोश नहीं रहते। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक आज के सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का सवाल है, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन के बेंच पर यह मुकदमा चल रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये कहा कि अगर किसी मकान की तामीर गैर कानूनी तौर पर भी की गई है या नाजायज़ तौर पर उसकी तामीर अमल में लाई गई है तो उसके बावजूद भी उससे निमटने का एक तरीक़ेकार होता है। आप बुलडोज़र ले जाएंगे और घर को मुनहदिम कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने की है और कहा कि इसके लिए बाज़ाब्ता रहनुमाना खुतूत की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पहले नोटिस दीजिए, फिर जवाब देने का मौका दीजिए, फिर कानूनी हल तलाश करने का मौका दीजिए, फिर घर मुनहदिम कर दीजिए। नाज़रीन हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली में। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की हुकूमत है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें दिल्ली लिकर स्कैम के सिलसिले में जेल में ठूंस दिया गया है। वो तिहाड़ जेल में है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से लेकर मोदी जी पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो अपोजिशन कायदीन को डराने, धमकाने, उन्हें ब्लैकमेल करने और उन्हें मजबूर व बेबस करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से लेकर CBI और दीगर तहक़ीक़ाती एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल आपको बता दूँ कि अब आज सुबह का दिल्ली में वाक़या पेश आया जिसने सारे हिंदुस्तान को ये बता दिया है कि दिल्ली में हकीकत में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाइयाँ की जा रही है। ख़ास तौर पर उसके जो मिनिस्टर्स हैं, उसके जो MLAs हैं, उनके को फंसाया जा रहा है। इस सिलसिले में मैं एक बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि खुद आम आदमी पार्टी के एक MLA हैं अमानतुल्लाह खान को के घर पर आज ED ने रेड किया। सुबह
की अवलीन सातों में, यानी आप देखेंगे कि 6 या 7 बजे के दरमियान ये धावा किया गया और साथ उन्होंने अमानतुल्लाह खान ने बड़ी होशियारी से एक वीडियो रिकॉर्ड किया और बताया कि ईडी मरकज़ के इशारों पर आम आदमी पार्टी और फिर आम आदमी पार्टी के कायदीन, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और लेकिन वो डरने वाले नहीं, धमकाने, यानी कोई अगर धमकाता है तो वो खौफ में मुब्तला नहीं होंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी ये गिरफ्तारी अमल में आई है। अमानतुल्लाह खान का ये कहना था कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अब रिहा कर दिया गया है, जबकि सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में हैं और चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल हनूज सज़ा भुगत रहे हैं अपने नाकर्दा गुनाह की। तो बहरहाल ओखला में अमानतुल्लाह खान का घर है और वहाँ पर ईडी सुबह पहुँचती है और सर्च वारंट का बहाना बनाकर उनके घर की तलाश लेती है और फिर उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है। लेकिन अमानतुल्लाह खान का कहना है कि वो किसी से डरेंगे नहीं, बल्कि जो सच्चाई है, वो हक है, वो मंजर आम पर आकर ही रहता है। नाज़रीन, हिंदुस्तान में अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या सेबी में भी बदगुमानियों का इर्तिकाब हो रहा है? क्या सेबी में भी बीजेपी कायदीन और आरएसएस कायदीन घुस पड़े हैं? क्या उनकी दरअंदाजी यकीनी हो गई है? और क्या सेबी की जो सरबराह है यानी माधवीपुरी वो बदगुमानियों में मुलविस हैं? इस तरह के कई एक सवाल हैं जो अपोजिशन उठा रही है और इस सिलसिले में कांग्रेस के एक तर्जुमान है पवन खेड़ा का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में फिल वक्त शतरंज का खेल खेला जा रहा है और देखना यह है कि ये खेल कौन खेल रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कांग्रेसी कायद ने कि सीबी सरबराह माधवीपुरी अपने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जगह से तनख्वाहें हासिल कर रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने ये सवाल किया है कि 3 जगह से तनख्वाहें हासिल करने का मतलब क्या है, कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि उन्हें 3 मुकामात से तनख्वाहें मौसूल हो रही थी। तो बहरहाल उन्होंने ये भी चैलेंज किया है माधवी को कि अगर इसमें सच्चाई नहीं है और ये हकीकत नहीं है तो फिर वो इस बारे में बयान जारी करें, इस बारे को, और जो कांग्रेस ने बयान जारी किया है उसको चैलेंज करें। वैसे भी नाज़रीन, आपको बताना ज़रूरी है कि सीबी सरबराह के बारे में कांग्रेस का कहना है कि ये बदगुमानियों में मुलविस हैं, हेरा फेरी में, यानी शेड्स की हेरा फेरी में मुलविस हैं, इन्हें फौरी हटा देना चाहिए उनके मौजूदा ओहदे से। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात की भी तहकीकात की जानी चाहिए कि सेबी सरबराह माधवीपुरी ने अब तक कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है और उनकी तकर्रुरी में क्या समझौते किए गए हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि सेबी का जो सरबराह होता है या होती है उसके तकर्रुर के लिए बाज़ाब्ता एक कमेटी है और उस कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह भी शामिल हैं। तो उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि आखिर कौन सा समझौता किया गया है माधवीपुरी के तकर्रुर में। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं गज़ा, और आपने देखा कि गज़ा में किस तरह के हालात हैं और दूसरी तरफ इसराइल में भी हालात अबतर होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ अवाम वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आई है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमास के साथ जंग बंदी कर ली जाए और तशद्दुद जो हो रहा है उसे रोका जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि हालिया अरसे के दौरान सिर्फ 24 घंटे पहले आपने देखा कि किस तरह यानी वस्ती गज़ा में रफ़ा क्रॉसिंग के पास कहा जाता है कि कम अज़ कम 6 इसराइली जो मकबूजा बाशिंदे थे उनकी लाशें दस्तयाब हुई हैं, जिसके बाद इसराइलियों में बरहमी पाई जाती है हुकूमत को लेकर, नेतन्याहू को लेकर, और ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ शहरों में, इसराइल के मुख्तलिफ़ शहरों में तकरीबन 5 लाख अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। वो एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि जंग बंदी कर ली जाए, जंग बंदी माहिदा किया जाए। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिर्फ 6 मकबूजा जो इसराइली हैं उनकी मौत हो जाती है, तो ये हालत होती है, जबकि आपने देखा कि 11 माह हो रहे हैं, तकरीबन 11 माह हो रहे हैं इसराइल फ़लस्तीनी जंग को। 7 अक्टूबर 2023 को इसका आगाज़ हुआ और आज तक आप देखेंगे कि 41,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया है। और उसके बाद आपको बता दूं कि तकरीबन 94,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से निस्फ यानी आधे फ़लस्तीनियों के बारे में कहा जाता है कि वो मुस्तकिल तौर पर माजूर हो गए हैं। और ये भी कहा जाता है कि 80% से ज़ायद 89% या 90% गज़ा को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ तक कि उस पर 1 लाख टन से ज़ायद बारूद और
یعنی بارود سے لے کر میزائل داغے گئے ہیں، میزائلوں کی بارش کی گئی ہے، اور یہاں تک کہ کسی اسکول کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اسپتال، اسکول، مذہبی عمارتیں، مساجد، گرجا گھر، انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اب ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل بڑے پریشانی میں آ رہا ہے، اور خاص طور پر نیتن یاہو اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے پر 5 دنوں سے جاری اسرائیلی آپریشن میں کم از کم 29 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ غزہ کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر اسرائیل نے بمباری کی، جس کے نتیجے میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی اور وسطی غزہ میں بھی فضائی حملے کیے، جن میں 10 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر ملی ہے۔ ویسے ناظرین، الخلیل علاقے میں 3 اسرائیلی پولیس اہلکاروں کو گولیاں مار دی گئی اور ان کی موت ہو گئی، جبکہ جنین کیمپ میں آپ کو بتا دوں کہ محصور جو فلسطینی ہیں انہیں غذا، پانی اور بجلی سے محروم رکھا گیا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، یہ بھی ایک خبر آئی کہ جنین میں جس طرح ہندوستان میں کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پر بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں بلڈوزر چلا کر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اسی طرح جنین میں اسرائیلی بلڈوزروں کے ذریعے مکانات کا انہدام کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ان مسلم دشمنوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اسی دوران ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ میں جاری اسرائیلی حملے اور اسرائیل کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تبادلہ خیال کیا، اور فون پر دونوں قائدین کی بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے السیسی یعنی مصری صدر سے بھی فون پر بات چیت کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جنگ بندی ہوتی ہے۔ ویسے بھی جنگ بندی کے آثار تو دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے اس سے نیتن یاہو کافی پریشان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے پر دستخط کر دیں گے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔